हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष पाठक और आज दृष्टि आईएसएन बैंकिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने एक बार फिर से इकोनॉमी, जो एमपी की इकोनॉमी है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो कि है एमएसएमई और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर बहुत टाइम से देख रहे हैं हमारे वीडियोस, तो आपको पता होगा कि हम एमपीपीएससी मेंस 2024 का पेपर 3 पार्ट 1, जो कि इकोनॉमी का पेपर है, उसकी जो यूनिट 3 है, जिसमें एमपी की इकोनॉमी पर मेनली फोकस किया गया है, उसको कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ठीक है, उसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी, ठीक है, मेजर क्रॉप्स में कितने वेराइटीज हो सकती हैं, वो सारी क्रॉपिंग पैटर्न, ये सारे हमने पिछले 7 से 8 लेक्चर्स में कवर किया है। और आज उसी सीरीज के अंडर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, जो है एमपी की एमएसएमई इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि एमएसएमई और उसका रोल इंडिया एज वेल एज मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखिए, एमएसएमई जो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में है वही इंडिया में है, जो एक्ट वहां पर चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है। तो बहुत सारा डेटा, बहुत सारे जैसे कि चैलेंजेस जो इंडिया में एमएसएमई के चैलेंजेस हैं, मोर और लेस वही चैलेंजेस एमएसएमई के कहां पर हैं? एमपी में है। तो हम उसको एक वाइड पर्सपेक्टिव रख के आज कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारे दृष्टि आईएसएन बैंकिंग, जिसका बीआईबी जो ऐप है, इस एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपीज में कितने 39 टेस्ट आप सभी को मिल रहे हैं, जिसमें से शुरू के 7 कोर्स, शुरू के 7 टेस्ट क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो है। ठीक है, तो आप 99 रुपीज में क्या कर सकते हैं? ये सीरीज को परचेज कर सकते हैं, और किसी को भी कुछ डाउट हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेंस की इकोनॉमी की सीरीज है उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। क्या देखते हैं? हमारा आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? एमएसएमई, ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड सपोर्ट। मतलब हमें क्या देखना है? एमएसएमई तो देखना ही है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे हो रही है वो देखना है, और सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट उसके लिए क्या प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा मेनली जो फोकस रहेगा वो रहेगा एमएसएमई इंडस्ट्री पर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एमएसएमई क्या होती है, उसके अलावा उनका डिवीजन, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ के, किन किन कारणों से उनकी ग्रोथ हो रही है, साथ में उनके इश्यूज क्या हैं और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले क्या है? एमएसएमई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी कमर्शियल एक्टिविटीज में है, उसको क्या बोलोगे आप? एक एंटरप्राइज बोलोगे। तो कितने तरीके की स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस होती हैं? ये एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। छोटे से बढ़ते क्रम में माइक्रो जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉल उससे थोड़ी सी बड़ी, और मीडियम जो होती है वो इस सेगमेंट में सबसे बड़ी होती है, और मीडियम के बाद कौन सी आती है? लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कौन सी आ जाती है? लार्ज। तो 4 तरीके से इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। हमें कितनी पढ़नी है? हमें अभी पढ़नी है 3। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज एमएसएमई पे जाऊं तो क्या है? दे आर द एंटिटीज। क्या है? एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। किन किन चीजों में इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें इन्वॉल्व होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं, साथ में प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। इन सारे सेक्टर्स में जो इंडस्ट्री काम करती है उन्हें आप क्या कह सकते हैं? एमएसएमई कह सकते हैं। अब एमएसएमई का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एमएसएमई को एमएसएमई किस बेसिस पे, अगर माइक्रो इंडस्ट्री है तो माइक्रो इंडस्ट्री किस बेसिस पे माइक्रो कही जाती है, स्मॉल है तो स्मॉल किस बेसिस पे स्मॉल, और जो मीडियम है वो किस बेसिस पे मीडियम कही जाती है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट और देखें। ये जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, किसके थ्रू? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो देखिए, इस तरीके की इंडस्ट्रीज को, इस सेगमेंट की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक्ट लेके आई थी 2006 में, उसका नाम क्या था? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एमएसएमई एक्ट कब आया, तो आपको पता होना चाहिए 2006 में आया। और इसका एम क्या है?
तो इसका एम है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेसिंग से जुड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर मान लीजिए आपसे एमएसएमई एक्ट 2006 लिखा हुआ जाता है तो आप लिखना इट इज एन एक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्रीज, इसका क्लासिफिकेशन लिख देना और लिख देना कि ये किस किस सेक्टर में काम करती है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या करती हैं, एक्ट एज ए इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जो 90% हमने लिखा हुआ अगले अगले उसमें, जो 90% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, एमएसएमई, मतलब लार्ज इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिर्फ 10% है, पर जो एक बड़ा पार्ट है वो है 90% ऑफ द इंडस्ट्री। वो सारी इंडस्ट्रीज किस सेगमेंट में आके गिरती है, एमएसएमई के सेगमेंट में आके गिरती है। तो किस तरीके से काम करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। देखिए जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा मार्केट मिलेगा, मार्केट मिलेगा, एक्सपोर्ट होगी, इंपोर्ट होंगी चीजें, और क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके की चेन है। दूसरा हम देखें, प्रमोट इक्विटेबल डेवलपमेंट। हर एरिया में, हर रीजन में बराबर का डेवलपमेंट होगा अगर बराबर की एमएसएमई इंडस्ट्रीज वहां पर लग रही है। ठीक है, constitute 90% of the total enterprises, generate highest rate of economic growth। देखिए अगर मैं बात करूं एमपी एज वेल एज इंडिया में, तो हाईएस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट रेट वो कौन देता है, एग्रीकल्चर। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ज्यादा तेजी से उभर कर आ रहा है तो वो है एमएसएमई इंडस्ट्रीज। ठीक है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले फीचर्स क्या होते हैं, लो इन्वेस्टमेंट, मतलब कम लागत में ये इंडस्ट्री को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा एक अचार बनाने की इंडस्ट्री है, कि कोई एक अगर फीमेल है, कोई वीमेन है, अगर वो अपने घर में अचार बनाने के लिए कुछ यूनिट डालती है तो वो भी एक तरीके की माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी, और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, बहुत ही कम। दूसरा, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होता है। अभी जब इनिशियली सारी चीजें समअप होती हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑपरेशंस होते हैं, कोई एक फिक्स्ड जो है पैटर्न ऑफ ऑपरेशंस नहीं होता है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। अब जब छोटी इंडस्ट्री खुलती हैं तो वो क्या करती हैं, खुद की टेक्नोलॉजी को क्या करती हैं, बिल्ड करती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई, जब भी कोई इंडस्ट्री खुलती है वो हमेशा माइक्रो से खुलेगी, वो स्मॉल तक जाएगी, वो मीडियम तक जाएगी, और वो धीरे धीरे जाके क्या करेगी, लार्ज बनेगी। जैसे कि मैं आपको जोमेटो का एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जोमेटो भी जिस दिन खुली होगी वो एक माइक्रो इंडस्ट्री के तौर पर ही खुली होगी, इतनी सारी फंडिंग के साथ तो नहीं करी होगी। तो उनने क्या किया, खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बिल्ड करी, जो उनका एप्लीकेशन देखते हो, जो उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टेक्नोलॉजी नहीं बन पाती है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। तो आप अपने आसपास जितनी भी इंडस्ट्री देखेंगे वो कहीं ना कहीं माइक्रो से ही स्टार्ट होती है। अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो एमएसएमई अमेंडमेंट बिल 2018, देखिए अब अभी रिसेंटली इसमें क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, माइक्रो इंडस्ट्री, आप कौन सी इंडस्ट्री को कहेंगे, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ तक है, वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है, वो इंडस्ट्री हो जाएगी आपकी माइक्रो इंडस्ट्री। उसके बाद जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसका टर्नओवर से 5 करोड़ से लेके 75 करोड़, 5 करोड़ टू 75 करोड़ अगर उसका एनुअल टर्नओवर है तो उस इंडस्ट्री को आप क्या कह देंगे, स्मॉल इंडस्ट्री कह देंगे। मीडियम इंडस्ट्री क्या होगी, जिसका टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ तक है, उसको क्या बोलेंगे, हम मीडियम इंडस्ट्री कह देंगे एनुअल टर्नओवर की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो अगर माइक्रो इंडस्ट्री की बात आई तो 5 करोड़ तक, स्मॉल इंडस्ट्री की बात आई तो 5 करोड़ से लेके 75-75 करोड़ तक, और मीडियम इंडस्ट्री की बात आई तो 75 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक। ये इनका वैल्यूएशन है। अगर इतना टर्नओवर किसी भी कंपनी का है तो आप उनको इन 3 सेगमेंट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है, आपने जो रेंज बढ़ाई है पहले तो नहीं थी, अभी कब हुई है, 2018 में नहीं हुई है, तो इससे बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट ये कि न्यू क्लासिफिकेशन एलिमिनेट द नीड ऑफ फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस। तो जो फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस होते हैं, जैसे कंपनीज के टर्नओवर को चेक करने के लिए, वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। साथ में नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि एक फिक्स्ड पॉलिसी है और ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया है। तो इस बेसिस पे आप तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई क्या है।
एमएसएमई की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। अब देखिए, अगर वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, नौकरियां दे रही है, तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर मैं जीडीपी की डेफिनेशन बोलूं, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ज्योग्राफिकल बॉर्डर ऑफ अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल के अंदर जितनी भी वस्तुएं इंडिया की बॉर्डर के अंदर बनती हैं, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, जीडीपी। जीडीपी ही जिसको आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट इज द 5 ट्रिलियन जीडीपी। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं, ठीक है। तो वहीं एमएसएमई इंडस्ट्री 6.61% जो है मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करती है और 24% सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एमएसएमई इंडस्ट्री का, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो काय में कंट्रीब्यूट करती है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर। एग्रीकल्चर के बाद अगर देखें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इसके कंट्रीब्यूशन में वो है एम्प्लॉयमेंट। वो कौन देती है, एमएसएमई इंडस्ट्री देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किस चीज में कंट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट में। देखिए, अगर कोई भी मटेरियल अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो क्या होगा, उसका एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि इंडिया ही सिर्फ मार्केट नहीं है, पूरी दुनिया एक मार्केट है। जब से एलपीजी पॉलिसीज, कौन सी एलपीजी पॉलिसीज आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में उसने क्या कर दिया था, सारे मार्केट्स को ओपन कर दिया था। तो अगर हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है और वो अच्छा होता है तो वो कहाँ भी हम भेज सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज में भेजकर क्या कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जो कि डॉलर्स के फॉर्म में होगा। उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो हम क्या कर पाएंगे, जो भी चीजें हैं वो डॉलर्स में खरीद पाएंगे, हमें खुद की करेंसी को डीवैल्यू करने की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा जो इंपॉर्टेंस है एमएसएमई का, वो क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट देगी, कहां पर, रूरल एरिया में, ठीक है। मान लीजिए एक तरीके की कॉटेज इंडस्ट्री खुली, मान लीजिए पापड़ बनाने की इंडस्ट्री खुली, तो उसने क्या किया, आसपास की 5 महिलाओं को बुलाया, उसने क्या करवा दिया, पापड़ बनाने चालू कर दिए। अब पापड़ बनाएंगे तो उनको बेचेंगे, और बेचेंगे तो 5 महिलाएं जो हैं, 5 वुमेन जो है, उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक ये फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए, इसमें जो भी वीकर सेक्शन है उसका भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब अगर इंडस्ट्री लगेगी आसपास तो एम्प्लॉयमेंट तो किसको मिलेगा, सभी लोगों को बराबर तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, ठीक है। आखिरी जो इंपॉर्टेंस है इसका, सेकेंड लास्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, वित्तीय समावेश कैसे होगा, प्रमोट बैंकिंग। अब देखिए, अगर कोई भी एक फर्म खुलेगी, अगर वो अपना बिजनेस चालू करेगी तो अपना पैसा रखने के लिए वो बैंक अकाउंट तो खोलेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बैंकिंग को प्रमोशन मिलेगा। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल सिटीज। ये जरूरी नहीं है कि एमएसएमई जो इंडस्ट्री हो वो सिर्फ बड़ी सिटीज में लगे, वो कहाँ लग सकती हैं, छोटी सिटीज में भी लग सकती हैं। तो वहां पर भी क्या करेंगी, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगी। साथ में इसका आखिरी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्या प्रमोट करते हैं, इनोवेशन। देखिए, इनोवेशन कैसे प्रमोट होती है कि इनके पास एक फिक्स प्रोसीजर तो होता नहीं है, तो ये अपनी सप्लाई चेन को, अपने प्रोसेस को अच्छा करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, और उसी में क्या होता जाता है, इनोवेशन होता जाता है। तो आपने क्या देखा अभी तक, सबसे पहले हमने देखा कि एमएसएमई क्या होती है, उसके बारे में कुछ फैक्ट देखे, उसके बारे में हमने देखा कि एमएसएमई का डिवीजन कैसे हुआ है, किस एक्ट के अंडर हुआ है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या क्या एनुअल टर्नओवर लिमिट रखी गई है, और उसके बाद फिर हमने क्या देखा, हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम आगे देखते हैं कि भैया कौन से फैक्टर्स हैं जो एमएसएमई की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स जो जिसके कारण एमएसएमई का ग्रोथ बहुत तेज हो गया है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कैंपेन्स। जो भी गवर्नमेंट कैंपेन्स चला रही है, जैसे कि स्किल इंडिया के लिए कैंपेन चल रहा है, स्कीम चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री कौन सी कौशल विकास योजना चल रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए। अगली स्टार्टअप इंडिया, ये 2015 में एक स्कीम चालू हुई थी, वो चल रही है। उसके बाद डिजिटल इंडिया, जो भी आप अपने मोबाइल फोन में, अगर आप ये वीडियो मोबाइल फोन में यूट्यूब खोल के देख रहे हैं तो वो किसका नतीजा है, डिजिटल इंडिया का नतीजा है। उसके अलावा मेक इन इंडिया, ठीक है। ये सारे अगर कैंपेन्स चले हैं तो उससे किसको फायदा हुआ है, एमएसएमई इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है,
डिजिटलाइजेशन, जो आज आप सभी के हाथ में फोन है, आप एक फोन करके जोमेटो से खाना मंगा लेते हैं, एक फोन करके रेलवे की टिकट बुक कर लेते हैं, एक इंटरनेट का इस्तेमाल करके फ्लाइट्स की टिकट बुक कर लेते हैं, उसके अलावा ऑटो घर पे बुला लेते हैं। तो ये सारे किस चीज के कारण हो रहा है? डिजिटलाइजेशन के कारण हो रहा है। और जो आप कर रहे हैं, इससे जुड़ी जितनी भी इंडस्ट्री है, उसको इसके कारण क्या हुआ है? बहुत सारा फायदा हुआ है। डिजिटलाइजेशन की बात करूं तो इंटरनेट पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो विलेजेस में हो चाहे वो सिटीज में हो, विलेजेस में भी ब्रॉडबैंड जो है उसकी सेवाएं चालू हुई हैं। अगर आपको पता हो कि ये स्कीम कौन सी है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो ग्रामीण एरिया तक, विलेज एरिया तक जो ब्रॉडबैंड, जो इंटरनेट पहुंचाने की स्कीम है, उसका नाम क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा, अडॉप्शन ऑफ द डिजिटल पेमेंट। जैसे आप क्या करते हैं? यूपीआई से पेमेंट करते हैं। ठीक है, आजकल हर ठेले वाले के पास क्या मिलता है? यूपीआई मिलता है। और बहुत ही बेहतरीन चीज बनाई है, ये बात तो आप सभी को माननी पड़ेगी। यूपीआई इतनी बढ़िया चीज बनाई है कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंडिजिनस बिल्ड क्या है? अपना सिस्टम है, मतलब इस पे किसी और कंट्री का किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं। तो यूपीआई से क्या होता है? पेमेंट्स इजीली हो जाते हैं। तो क्या होता है उसके कारण? किसी भी पेमेंट के लिए आपको रुकना नहीं पड़ता, उसके कारण हमेशा एक एमएसएमई के पास कैपिटल बना रहता है काम करने के लिए। अगला फैक्टर हम देखते हैं। अगला फैक्टर क्या है? टाई अप विद द नॉन बैंकिंग फिनटेक्स। ठीक है, अब आपने रिसेंटली एक टर्म सुनी होगी, फिनटेक। फिनटेक जो है दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा फोन पे, गूगल पे, भारत पे, ये सब क्या है? एक तरीके की फिनटेक कंपनी है जहां पर फाइनेंस से रिलेटेड काम टेक्नोलॉजी को मर्ज कर होता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को क्या कहते हैं? फिनटेक कहते हैं। तो ऐसी कंपनी से अगर एमएसएमई का टाई अप हो जाता है तो उनको कोलेटरल फ्री लोन, बिना किसी जो आप वो गिरवी रखते हैं सामान, उसके बिना उनको लोन मिल जाता है और जल्दी लोन मिल जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? एमएसएमई को कभी कैपिटल की कमी नहीं आती है और अपना फंक्शन वो करते रहते हैं। आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। आपने देखा होगा कि आजकल एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज होके किस तरफ जा रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी एमएसएमई को बहुत बेनिफिट मिला। उनको नई वर्कफोर्स मिलती है, स्किल्ड लेबर मिलता है, जिसके कारण क्या होता है? उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत फास्टर रेट पर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल हर किसी को क्या करना है? एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, खुद का कुछ करना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी पर जॉब के लिए डिपेंडेंट होने से बेटर है आप खुद से कुछ करें। साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, पर जिस दिन वो फ्रूटफुल होकर निकलेगा, जिस दिन उसमें फ्रूट्स लगेंगे, वो सबसे बेस्ट चीज होगी और सबसे बेस्ट डिसीजन होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम सभी को बढ़ना चाहिए। सरकार का भी फोकस इसी तरफ है। आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी लोन्स भी मिल जाते हैं, अप्रूवल्स भी मिल जाते हैं, टैक्स में बेनिफिट भी मिल जाता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, क्या देखना है अगला कि भैया इश्यूज क्या क्या फेस होते हैं एमएसएमई में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो एमएसएमई में सबसे पहली दिक्कत क्या होती है? एक्सेस टू क्रेडिट। मतलब उनके पास काम करने के लिए किस चीज की कमी होती है? पैसे की कमी होती है। क्योंकि देखिए, पैसे की कमी तो पूरी दुनिया में है, पर अगर एक एमएसएमई इंडस्ट्री है, वो काम करना चाहती है, तो उसे अपने नीचे जो भी उसके वर्कर्स हैं, जो उसका स्टाफ है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और आपको 3 इडियट का डायलॉग तो याद है, पैसा होता सबके पास है पर सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। उसी तरीके से इनके पास क्या होता है? पैसे की कमी होती है। ठीक है, तो 90% आर डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ फंडिंग। अब अगर ये बैंक के पास पैसा लेने जाएंगे तो बैंक बिना गिरवी रखे तो इनको कुछ सामान देगा नहीं। तो 90% ऑफ जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको किस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है? नॉन कौन सी? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ फंडिंग। ठीक है, वहां पर क्या होता है? उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा देना पड़ता है और ज्यादा पैसा उनका इंटरेस्ट देने में ही चले जाता है, उनके पास कम बचता है, जिसके कारण ना वो अपने स्टाफ को अच्छे से पे कर पाते हैं, ना इनोवेशन कर पाते हैं। तो ये बहुत मेजर इशू है। उसके बाद लैक ऑफ सफिशिएंट कोलेट्रल्स। कोलेट्रल्स उनके पास गिरवी रखने के लिए होते ही नहीं है, तो उनको लोन ही नहीं मिलता। अगर होते तो वो बड़ी बैंक से जाके लोन ले लेते, जल्दी लोन मिल जाता। तीसरा, हाई वर्किंग कैपिटल नीड। अब देखिए, कोई भी इंडस्ट्री अगर स्टार्ट हुई है तो उसको नई मशीनरी खरीदने के लिए, अच्छा स्टाफ रखने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? कैपिटल की जरूरत होगी। इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए तरीके की।
किसकी जरूरत होगी? पैसे की जरूरत होगी। अब ये पैसा जो है वो है नहीं, क्यों? क्योंकि इनके पास क्रेडिट की कमी है, बैंक इनको लोन दे नहीं रही, कोलेटरल इनके पास रखने के लिए है नहीं। तो ये बहुत बड़ा इशू। पर इसके लिए जो सोल्यूशन सरकार ने किया है वो क्या है? 59 मिनट लोन पोर्टल जो है लॉन्च करी है। इसमें क्या होता है, जो एमएसएमई इंडस्ट्री होती है उनको मात्र 59 मिनट्स के अंदर क्या मिल जाता है? लोन का अप्रूवल मिल जाता है। इससे बेटर बात कुछ हो सकती है? इतना बढ़िया सरकारी एफर्ट देखो, 59 मिनट्स के अंदर क्या हो जाता है? लोन मिल जाता है। ये तो हो गई पहली दिक्कत और ये हो गया उसका सोल्यूशन। अब आते हैं हम दूसरी दिक्कत पे। दूसरी दिक्कत क्या है? एक्सेस टू द मार्केट नहीं है। अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ले लीजिए या लैक ऑफ अवेयरनेस ले लीजिए, या तो उनके पास गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो है उतना रेफरेंस नहीं है, कोई भी रीजन ले लीजिए, तो उनके पास क्या होता है? मार्केट का एक्सेस बहुत ही कम होता है, जिसके कारण लो आउटरीच एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मार्केट। नए मार्केट तक वो पहुंच नहीं पाते, उनके पास ऑडियंस आ नहीं पाती है, तो उनके पास क्या नहीं आ पाता है? पैसा नहीं आ पाता है। दूसरा, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। देखिए, स्किल्ड मैन पावर की आज के टाइम पे इतनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आप एक स्किल में भी मास्टर हैं, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की क्या है? कमी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप एक्टिवली उस स्किल को सामने रखकर जॉब के लिए जाते हैं तो इनको क्या होता है? स्किल्ड मैन फोर्स नहीं मिलती और इनइफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटेजीज। मार्केट इतना डेवलप नहीं है तो ये बेटर तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये क्या इश्यूज हो जाते हैं? एमएसएमई के साथ क्या इशू हो जाता है? मार्केट एक्सेस का इशू। इसके लिए सोल्यूशंस क्या है? जेम पोर्टल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किसका? गवर्नमेंट का। ये क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब अगर सरकार को कुछ भी चीज खरीदनी होती है तो वो इस पोर्टल पर जाएगी, इस पोर्टल पर जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनसे वो सामान खरीद सकती है अच्छे रेट पर, और उन वेंडर्स को क्या मिलेगा? ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो पूरा काम डिजिटल होगा उससे करप्शन के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है? तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उनको कंपल्शन हुआ है क्या? कि वो अपना 25% अपना जो प्रोक्योरमेंट है वो कहां से करेंगी? एमएसएमई इंडस्ट्री से करेंगी। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि मान लीजिए गन बनाने की एक फैक्ट्री है, अब गन बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना पड़ता है। अब जरूरी नहीं कि हर छोटा पार्ट वही ऑर्गेनाइजेशन बना पाए अच्छे से, तो वो क्या करेगी? प्रोक्योरमेंट करेगी। तो उन छोटे छोटे पार्ट का प्रोक्योरमेंट लगभग 25% का वो कहां से करेंगे? एमएसएमई से करेंगे। समझ गए आप? कोई एक कील बना रहा है, कोई एक बुलेट का शेल बना रहा है, कोई बारूद बना रहा है, तो वो सारा प्रोक्योरमेंट कहां से हो जाएगा? एमएसएमई से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई? दूसरी दिक्कत। अब आते हैं अपन तीसरी दिक्कत पे। तीसरी दिक्कत क्या है? टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, क्योंकि भाई साहब पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं आएगा तो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं आएगी, और प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं आएगी तो आप और हम क्यों खरीदेंगे? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। चेन है पूरी, कनेक्ट करके पढ़िए, बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, तो लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। दूसरा, लो अडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो बहुत सारी एमएसएमई कंपनीज क्या करती हैं? इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को क्या कर पाती हैं? अडॉप्ट नहीं कर पाती। देखिए, और जिसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया वो तो पिछड़ ही गया है। बात कर लो आप नोकिया की। नोकिया ने एंड्रॉइड को नहीं अडॉप्ट किया, नोकिया की गलती हो गई। नोकिया ने फिर विंडोज पे गया, वहां भी वो नहीं चल पाया। पर अगर नोकिया अडॉप्ट कर लेता, उस टाइम पे उसके पास पैसे की तो कमी थी नहीं, एक अच्छी स्टेब्लिश कंपनी थी, पर अगर वो एंड्रॉइड अडॉप्ट कर लेता तो आज मार्केट का डायमेंशंस कुछ और होता। इसके लिए सोल्यूशंस क्या हैं? जब टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है तो सरकार 20 हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक क्या होता है? जैसे आपने साइकिल का टायर देखा होगा ना, एक ये हब होता है और ये सारी क्या होती हैं? स्पोक्स होती हैं। तो ये हो गया हब और ये हो गई स्पोक्स। इस तरीके के मॉडल डेवलप किए हैं, क्यों? टू फैसिलिटेट प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह को फैसिलिटेट करने के लिए। इसके अलावा इजी एक्सेस टू द मार्केट, सरकार क्या करती है? कोशिश करती है कि उनको मार्केट के लिए इजी एक्सेस मिल पाए। ठीक है, जिससे उनका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा जा सके। अगली जो परेशानी है वो क्या है? क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट इश्यूज। यहाँ पर भी बहुत इशू आते हैं कि हमारा जो माल है, जो हमारा मटेरियल बना है, वो क्या है? एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कतें आती हैं। क्यों दिक्कत आती हैं? देखिए, क्योंकि लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। बहुत सारी कंपनीज अच्छा अगर प्रोडक्ट बनाएंगी और अगर हमारी एमएसएमई कंपनी लो क्वालिटी का बनाएगी तो वो एक्सपोर्ट में नीचे रह जाएगा।
अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा और नए मार्केट में पहुंच जाएगा, नए मार्केट में लोग उसको पसंद करेंगे और उसको खरीद लेंगे। तो इसके कारण क्या है, एक्सपोर्ट इश्यूज आएंगे। क्यों? लो क्वालिटी के कारण। इनएडिक्वेट एक्सेस टू द क्वालिटी रॉ मटेरियल। अब अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन रहा है तो इसका एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो सकता है कि उसका रॉ मटेरियल में ही क्वालिटी ना हो। तो हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का हो। और तीसरा, यूज ऑफ ट्रेडिशनल मशीन्स। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे क्रेडिट नहीं है, पैसे नहीं है जेब में, टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं है, तो होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है और वो ना एक्सपोर्ट हो पाता है, ना इंडियन मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर पाता है, दोनों तरफ से जाता है। तो एमएसएमई को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उनका बनता ढार हो जाता है। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन की बात करूं तो एक जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें आपको क्या कोशिश करनी है कि आपके प्रोडक्ट में जीरो डिफेक्ट हो। ठीक है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम होगा। उसके अलावा सब्सिडी तो जो मिलती है एक्सपोर्ट में, सरकार देती है, वो सब्सिडी इन्हें मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गई चौथी प्रॉब्लम। आखिरी और आज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम देखेंगे एमएसएमई, वो क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, अगर आप एक नई इंडस्ट्री खोलने जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आती है नई इंडस्ट्री खोलने में। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डिले, फाइल आपकी एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से चौथी टेबल, चौथी टेबल से आठवीं टेबल, ऐसे करके घूमती रहती है और उसका क्या बन जाता है, रोलर कोस्टर बन जाता है। तो ब्यूरोक्रेटिक डिले एक बहुत जरूरी फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर है, जिसके कारण एमएसएमई की ग्रोथ रुकती है। उसके अलावा पुअर लिटिगेशन सिस्टम। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, उसने किसी एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी मैंने कॉपीराइट कराई। अगर मान लीजिए किसी और ने उसको कॉपी कर लिया, तो अब कॉपी कर लिया तो अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो वहां भी मुझे बहुत समय लग जाएगा, पैसा लगेगा, और जब तक लिटिगेशन की प्रोसेस में मेरा क्या होता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब अगर मैं बात करूं इसका सोल्यूशन क्या है, तो हमने 8 तरीके के लेबर लॉस बना रखे हैं, जिसके कारण लॉ वाले सेक्शन में हमें कम से कम दिक्कत हो। इसके अलावा 10 यूनियन रेगुलेशंस, अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें हमने क्या किया है कि वो साल में एक ही बार फाइल होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिसकी इंडस्ट्री है उसका भी समय बचेगा, साथ में इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ पर फोकस कर पाएगी। तो अगर मैं आज के लेक्चर को सम अप करूं तो मैंने क्या देखा कि पहले एमएसएमई क्या होती है, एमएसएमई की डेफिनेशन देखी, एमएसएमई से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखे। उसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद मैंने देखा कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन कैसे है। फिर मैंने देखा उसके इंपॉर्टेंस क्या है एमएसएमई के हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। उसके बाद देखा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एमएसएमई के डेवलपमेंट में काम आते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखे, हमने देखा कि एमएसएमई को इश्यूज किस तरीके के होते हैं, साथ में सरकार ने उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि एमएसएमई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उसके साथ क्या और नए रास्ते खुल सकते हैं एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, और मध्य प्रदेश की एमएसएमई पॉलिसी और इंडिया की एमएसएमई पॉलिसी एमएसएमई के डेवलपमेंट को लेकर क्या कहती है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करेंगे और कल के लेक्चर में बाकी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेंस की, तो देखिए मेंस में प्रीलिम्स के बाद ज्यादा समय बाकी रह नहीं गया है, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर कुछ मॉडल क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे, आप सभी उसके आंसर्स लिखने की कोशिश किया कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर, क्या है इंस्टाग्राम हैंडल, con_piyush विद $H, इस पर आप आंसर लिखकर भेज सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसका बाकी बचा हुआ पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपको जो सबसे अच्छी बात और जो सबसे बुरी बात लगती है वीडियो के अंदर, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और हमें बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो हम इस सीरीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।